ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उसके बाद में अगला टॉपिक कल हमने चर्चा की थी विभव सीडी। विभव सीडी माना एक विभव सीडी निम्न रूप से परिभाषित की जाती है। विभव सीडी से तात्पर्य है, ये विभव सीडी का चित्र है, ये एक विभव सीडी है। यहाँ पर विभव सीडी में दो चित्र दिखाए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। और इस विभव सीडी की ऊंचाई हमें दिखाई दे रही है V0, इसे हम V डॉट भी पढ़ते हैं। और इस विभव सीडी x बराबर 0 से x बराबर a यानी विभव सीडी की ऊंचाई कितनी है V डॉट, ये दिखाई दे रही है, ये इसकी ऊंचाई है विभव सीडी की। इस विभव सीडी को देखकर हम विभव को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। विभव का मान 0 कहाँ है? जब x का मान 0 से छोटा है, यानी ये इक्वेशन। विभव का मान V0 कहाँ है? जब x का मान 0 से क्या है, बड़ा है, यानी यहाँ पर। विभव का मान 0 कहाँ है? जब x का मान छोटा है, इस क्षेत्र में। विभव का मान V0 कहाँ है? जब x का मान 0 से बड़ा है, यानी इस क्षेत्र में। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। संपूर्ण क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, श्रोडिंगर समीकरण से हम जानते हैं, हमने श्रोडिंगर समीकरण परिभाषित की थी। उस समय हमने ये बताया था कि श्रोडिंगर समीकरण दो प्रकार की होती है। पहली श्रोडिंगर समीकरण होती है काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण, दूसरी होती है काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण वह समीकरण होती है जो समय पर डिपेंड करती है। काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण वह समीकरण होती है जो समय पर डिपेंड नहीं करती है। इसके लिए देखिए, श्रोडिंगर समीकरण ये लिखेंगे, समय पर डिपेंड नहीं करती है, यानी काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण। d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई बराबर 0। क्षेत्र फर्स्ट में तरंग फलन यदि साई 1 हो या श्रोडिंगर समीकरण होगी। देखिए, क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है? ये क्षेत्र फर्स्ट है, यहाँ पर तरंग फलन है साई 1। ये क्षेत्र सेकंड है, यहाँ पर तरंग फलन का मान है साई सेकंड। क्षेत्र फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण में तरंग फलन का मान साई 1 रखेंगे। क्षेत्र सेकंड के लिए तरंग फलन का मान साई सेकंड रखेंगे जब हम श्रोडिंगर समीकरण लिखेंगे। देखिए, ये क्षेत्र फर्स्ट के लिए हमने श्रोडिंगर समीकरण लिखी है। क्षेत्र फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखी है, जहाँ जहाँ हमें साई दिखाई दे रहा है वहाँ साई 1 लिख दिया। यहाँ पर देखिए e माइनस वी था, लेकिन हमने v लिखा ही नहीं, क्योंकि क्षेत्र फर्स्ट में v का मान क्या है, 0 है। क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है? ये है, जब x का मान 0 से छोटा है। ये क्षेत्र फर्स्ट है, यहाँ पर v का मान क्या है, 0। इसमें v की जगह 0 रखेंगे, साई की जगह साई 1 रखेंगे। यह इक्वेशन बन गई पहले क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण। अब हम पहले क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण बनी है। श्रोडिंगर समीकरण देखिए, ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। इसको हल करने के लिए अगर हम मान लेते हैं, इसका मान मान लेते हैं हम k स्क्वायर, यानी 2me बटा h कट स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, k स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। यदि दूसरे क्षेत्र में तरंग फलन का मान साई सेकंड है, तो इस क्षेत्र में श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होगी? देखिए, ये होगी। दूसरे क्षेत्र में विभव का मान v डॉट है और साई का मान साई सेकंड है। ये इक्वेशन नंबर 5 याद कीजिए, थोड़ा सा दोबारा लिखिए। सबसे पहले हमने विभव सीडी का चित्र बनाया था, उसके बाद विभव सीडी के लिए हमने श्रोडिंगर समीकरण लिखा था, काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण। उसके बाद हमने क्या किया था, क्षेत्र फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, क्षेत्र सेकंड के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी। समीकरण नंबर 5 तक आ गए हम। आगे देखिए, इसको हम कैसे हल करेंगे। समीकरण नंबर इसके बाद में दो केस बन जाते हैं। देखिए, ये थी हमारी विभव सीडी, ये है ऊर्जा। इसके बाद दो केस बन जाते हैं। जब ऊर्जा का मान विभव सीडी की ऊंचाई से ज़्यादा हो और जब ऊर्जा का मान विभव सीडी की ऊंचाई से कम हो। इस आधार पर दो केस हो गए। इसे हम केस फर्स्ट, इसे हम दे देते हैं केस सेकंड। पहले हम केस फर्स्ट को हल करेंगे। केस फर्स्ट में ऊर्जा का मान विभव सीडी की ऊंचाई से क्या है, ज़्यादा है, E इज ग्रेटर देन वी डॉट। तो E माइनस वी डॉट का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और इक्वेशन नंबर 5 में 2m E माइनस वी डॉट बटा h कट स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, k1 स्क्वायर। जबकि पहले क्षेत्र के लिए जो श्रोडिंगर समीकरण आई थी उसके लिए हमने क्या माना था, नियतांक k स्क्वायर माना था। इक्वेशन 6 को इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर यह समीकरण नंबर 7 प्राप्त हो गई।
समीकरण नंबर 7 याद कीजिए, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है जिसके हल क्या होंगे, ये होंगे। समीकरण 7 द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है जिसके हल ये है। साई1 बराबर a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर आयोटा माइनस आयोटा के एक्स, और साई सेकंड दूसरी समीकरण का हल c e की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस d e की घात माइनस आयोटा के वन एक्स 8 और 9। समीकरण नंबर 8 में ये पद ये आपतित तरंग को दर्शाता है, जबकि ये पद परावर्तित तरंग को दर्शाता है, और ये पद धनात्मक x दिशा में अर्थात अपवर्तित तरंग को दर्शाता है, और माइनस x में चलने वाली तरंग को दर्शाता है जो यहाँ अनुपस्थित है क्योंकि c अनंत लंबाई तक जा रहा है। इक्वेशन नंबर 9 से देखिए, समीकरण नंबर 9 से देखिए, समीकरण नंबर 9 में ये पद अनुपस्थित है क्योंकि माइनस x दिशा में चलने वाली तरंग को दर्शाता है जो यहाँ अनुपस्थित है। ये पद क्या है, अनुपस्थित है, इसलिए साई सेकंड का मान होगा ये समीकरण नंबर 10। समीकरण 8 और समीकरण 10 में परिसीमा प्रतिबंध लगाने पर समीकरण नंबर 8 साई1 का है और समीकरण 10 साई सेकंड के लिए है। परिसीमा प्रतिबंध क्या है कि x बराबर 0 पर साई1 और साई2 का मान क्या है, बराबर है। साई1 और साई2 का मान बराबर है तो a प्लस बी की मान किसके बराबर आएगा, c के बराबर आएगा। देखिए दूसरा परिसीमा प्रतिबंध क्या है, दूसरा परिसीमा प्रतिबंध है d साई1 बटा डी एक्स का मान और d साई2 बटा डी एक्स का मान x बराबर 0 पर क्या है, बराबर है। d साई1 बटा डी एक्स यानी साई1 की जो समीकरण है उसका x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। साई1 की समीकरण देखिए कौन सी है, इक्वेशन नंबर 8 पर चलिए, साई1 की समीकरण आ जाएगी, ये रही। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ तो d साई1 बटा डी एक्स a e की घात आई के एक्स इंटू आई के माइनस b e की घात माइनस आई के एक्स इंटू आई के, d साई सेकंड बटा d साई x का अवकलन करेंगे समीकरण नंबर इससे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, c को बाहर निकाल लेंगे, e की घात आयोटा k1 x e की पावर x का अवकलन e की पावर x इंटू में नियतांक आई k1। ये दूसरा परिसीमा प्रतिबंध है। x बराबर 0 पर इसमें आई के कॉमन ले लेंगे, दोनों ओर से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी, यहाँ पर c और k1 बचेगा, e की पावर आई k1 x और e की पावर आई k1 x से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 11 और 12 से देखिए, b माइनस सी का मान माइनस a है और kb और k1 माइनस प्लस k1 c का मान ka के बराबर है। इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14, इक्वेशन 13 और 14 को b c के लिए हल करने पर अगर इनको 13 और 14 को कक्षा 9 में हमने पढ़ा था विलोपन विधि, यानी x को या y के एक पक्ष को हम बराबर करके दूसरे पक्ष को काट देते हैं और हल ज्ञात कर लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम हल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा c k प्लस k1 बराबर 2ka। इससे हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा बराबर 2k बटा k प्लस k1 इंटू a। देखिए k के लिए हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगे, c k प्लस k1 बराबर 2ka। यहाँ तक समीकरण नंबर 15 में प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 15 से c का मान समीकरण नंबर 13 में रख देंगे।
समीकरण 15 को समीकरण नंबर 13 में रखने पर b बराबर है c माइनस ए, सी की जगह हम रख देंगे 2k बटा k प्लस k1 इंटू ए माइनस ए, के 2k लघुत्तम ले लेंगे k प्लस k1, 2k माइनस k1 इंटू ए। b का मान आएगा k माइनस k1 बटा k प्लस k1 इंटू ए, समीकरण नंबर 16 है। प्रायिकता धारा घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं, प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र होता है, प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र ये है, प्रायिकता धारा घनत्व को J या S से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र होता है RE रियल पार्ट IH कट बटा M D साई स्टार बटा DX इंटू साई। ये किसका सूत्र है? प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र है। इसमें अगर हम मान इनपुट कर देंगे, S का मान आएगा IH कट बटा M माइनस साई स्टार D साई बटा DX प्लस D साई स्टार बटा DX इंटू साई, यानी इसका अवकलन कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू फर्स्ट का अवकलन। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करेंगे, यानी J इनपुट आपतित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करेंगे। साई का मान रख देंगे a e की घात i k1 kx और इसका स्टार a e की घात i kx। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व को हम J इनपुट से JIN से रिप्रेजेंट करते हैं, J इंसिडेंट बोलते हैं आपतित प्रायिकता धारा घनत्व को। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का मान आएगा, साई की जगह साई का मान रख देंगे, तो A और एक स्टार इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कोष्ठ के अंदर जो बचेगा उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और e की पावर से e की पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। J इंसिडेंट यानी आपतित प्रायिकता धारा घनत्व h कट k बटा m, यानी आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और a स्टार a इंटू मापांक a का स्क्वायर। इसी प्रकार हम परावर्तित तरंग का परावर्तित तरंग फलन b e की घात माइनस आयोटा kx से परावर्तित तरंग फलन ज्ञात करेंगे। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व J रिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे। J रिफ्लेक्शन बराबर होता है h कट k बटा m और मापांक b का स्क्वायर। इसी प्रकार अपवर्तित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करेंगे। एक प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करने के बाद बाकी को इसी प्रकार इनवर्स ही हम लिख देंगे। J अपवर्तित प्रायिकता धारा घनत्व बराबर h कट k बटा m मापांक c का स्क्वायर। इसी प्रकार हम परावर्तन गुणांक ज्ञात करेंगे। परावर्तन गुणांक को लिखेंगे R से। परावर्तित तरंग गुणांक R बराबर J रिफ्लेक्शन बटा J इंसिडेंट, यानी J परावर्तित गुणांक बटा J आपतित परावर्तन गुणांक h कट k बटा m मापांक b का स्क्वायर बटा h कट k बटा m मापांक a का स्क्वायर। एक जैसी संख्या से एक जैसी संख्या कैंसिल, मापांक b बटा a का स्क्वायर। मापांक b बटा a का मान होता है b बटा a स्टार, यानी इसका संयुग b और b बटा a, दोनों का मान रख देंगे b और a का। b बटा a का मान रखेंगे, दोनों के मान समान ही प्राप्त होंगे। संयुग्मी का स्टार का चिन्ह इसका अर्थ तभी निकलेगा जब हमारे पास आयोटा हो। अगर इन राशियों में आयोटा हो तभी इनके मान अलग अलग होंगे, आयोटा तो है नहीं। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएंगे? k माइनस k1 बटा k प्लस k1 इंटू स्क्वायर। इसी प्रकार हम अपवर्तन गुणांक ज्ञात करेंगे। अपवर्तन गुणांक को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तन गुणांक होता है j TRA बटा j इन, यानी j परावर्तित गुणांक बटा j अपवर्तित गुणांक h कट k1 बटा m मापांक c स्क्वायर h कट k बटा m मापांक a का स्क्वायर। h कट बटा m से h कट बटा m कैंसिल, k बटा k बच जाएगा, c बटा a का मापांक का स्क्वायर बचेगा। ये देखिए k1 बटा k बच गया, c बटा a का स्टार और c बटा a। k1 बटा k c बटा a का मान c बटा a के मान से मल्टीप्लाई करेंगे 2k बटा k प्लस k1 इंटू का स्क्वायर। इसी प्रकार t का मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और k इंटू k1 बटा k से एक k का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बटा k प्लस k1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 22। समीकरण 21 और 22 से अगर हम r और t को जोड़ दें, परावर्तित गुणांक और अपवर्तित गुणांक को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, तो 1 बटा k प्लस k1 स्क्वायर k माइनस k1 स्क्वायर प्लस 4k इंटू k1, ये इसका मान है t का मान और ये है r का मान। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास उत्तर प्राप्त होंगे 1।
कितने उत्तर प्राप्त होंगे? 1 प्राप्त होंगे। 1 कैसे प्राप्त होंगे? ये देखिए ये क्या है, एक बार इसे सरल कीजिए। सामने देखने से ये नहीं पता चलता है कि उत्तर 1 1 आएंगे, यानी दोनों एक जैसे हैं क्या, लेकिन इसको होल स्क्वायर है, इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2k1 प्लस ये क्या है 4k इंटू k1। इसको हल करेंगे, k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, ये माइनस के 2 ये प्लस के 4, प्लस के 2 बच गए, प्लस के 2k इंटू k1। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है k प्लस k1 का स्क्वायर। ठीक है, उत्तर कितने आएंगे? दोनों का योग 1, यानी r प्लस टी बराबर 1, समीकरण नंबर 23। यही हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार हम दूसरी स्थिति को सिद्ध करेंगे, इज लेस देन वी डू। यदि कण की ऊर्जा का मान विभव चौड़ाई से यानी विभव ऊंचाई से कम हो, तो उस स्थिति में देखिए पहले वाले चित्र में हमने इससे जो पहले चित्र बनाया था उसमें ई को हमने यहां पर लिखा था, क्योंकि उसमें ई इज ग्रेटर देन v0 था। इस चित्र में हमने ई को नीचे बनाया है, ई इज लेस देन वी डॉट है। यदि कण की ऊर्जा ई विभव सिद्धि के आयाम से क्या है? कम है। कण की ऊर्जा विभव सिद्धि के आयाम से कम है, तो v डॉट माइनस ई का मान धनात्मक होगा। अतः क्षेत्र सेकंड में इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 कौन सी थी? दूसरे क्षेत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण थी, ये थी, ये इक्वेशन 5 है। इसको हम क्या मान लेंगे? k1 मान लेंगे, k1 स्क्वायर मान लेंगे, नियतांक मानना है। और याद कीजिए पहली स्थिति में हमारे पास यहाँ पर v डॉट माइनस ई था, अब क्या है? e माइनस वी डॉट। इस समीकरण को हम 6a मान लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर k1 स्क्वायर का मान क्या है? तुलना करके हम 5 और 6a की तुलना से हम प्राप्त कर सकते हैं। 5 और 6a की दोनों की तुलना करेंगे तो k1 स्क्वायर का मान आएगा ये 2m v डॉट माइनस ई बटे एच कट स्क्वायर, समीकरण नंबर 7a। इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड a 6a, 3 और 6a दोनों द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है। इनके हल हम मान लेंगे साई 1 बराबर a e की घात आयोटा के एक्स प्लस b e की घात माइनस आयोटा के एक्स, इक्वेशन नंबर 8a। और साई सेकंड का मान देख लेंगे, ये साई सेकंड है, साई सेकंड बराबर c e की घात k1x प्लस d e की घात माइनस k1x। यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, ये आप नोट करके रखना, यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा। देखिए समीकरण नंबर 9a में k1 एक धनात्मक राशि है, अतः जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो e की पावर k1x का मान भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ये धनात्मक राशि है और x का मान अगर अनंत की ओर बढ़ रहा है तो उसको k1 से गुणा करेंगे तो और ज़्यादा अनंत की ओर बढ़ेगा, यानी पूरी राशि अनंत की ओर बढ़ जाएगी। यानी साई सेकंड का मान अनंत की ओर जाएगा जब x का मान अनंत की ओर जाएगा। साई सेकंड का मान अनंत की ओर जाएगा जब x का मान अनंत की ओर जा रहा है। यह परिसीमा प्रतिबंध के प्रतिकूल है। अतः c बराबर 0 लेने पर, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर साई टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यह परिसीमा प्रतिबंध के क्या है? प्रतिकूल है। अतः c बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 9a से देखिए साई सेकंड a का प्रमाण है d e की घात माइनस k1x, यह है इक्वेशन नंबर 11a। साई 1 और साई 2 को अगर हम बराबर रखें तो हमें प्राप्त होगा a प्लस b बराबर d। ये पहला परिसीमा प्रतिबंध है। अगर d साई 1 बटा dx और बराबर d साई सेकंड बटा dx है, कब? जब x बराबर 0 है, यानी परिसीमा प्रतिबंध। दूसरा परिसीमा प्रतिबंध, पहला परिसीमा प्रतिबंध है साई 1 बराबर साई 2, दूसरा परिसीमा प्रतिबंध है d साई 1 बटा dx बराबर d साई सेकंड बटा dx। दोनों प्रतिबंधों को बराबर रखेंगे। d साई 1 बटा dx यानी साई 1 के मान है उसको x से dx के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमें प्राप्त होगा i के a माइनस b। और साई सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस d k1। ये रहा, अवकलन कर लेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। इक्वेशन नंबर 12a व 13a को b व d के लिए हल करने पर 12a और 13a दोनों को अगर हम हल करेंगे
और बी और डी के सापेक्ष, यानी बी और डी के रूप में इनको हल करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा 2a बराबर डी 1 माइनस k1 बटा आई के, ये प्राप्त होगा। ये कौन सी विधि से प्राप्त होगा? कक्षा 9 में हम पढ़कर आए विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। हम ऐसे समीकरण पढ़ा करते थे 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 5x प्लस 4y बराबर 4 है। तो हमें गुरुजी ये बताते थे कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। उस समय हम कौन सी विधि लगाते थे? हमारे पास उस समय 3 विधियां थी। एक तो विलोपन विधि सबसे आसान, उसके बाद थी वज्र गुणन विधि, उसके बाद थी ग्राफ्य विधि। हम वज्र गुणन विधि और ग्राफ्य विधि को काम में यहाँ पर नहीं लेंगे। सबसे सरल विधि है विलोपन विधि, यानी एक का गुणांक बराबर करके उससे काट देंगे तो दूसरे का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। उसी विधि से हम 2a बराबर डी 1 माइनस k1 बटा आई के प्राप्त होगा। आगे हम इसको पक्षांतरण करेंगे, डी का मान क्या प्राप्त होगा? 2ik बटा आई के माइनस k1 इंटू ए। समीकरण नंबर ये है समीकरण 14a। 14a को 12a में रख देंगे, यानी डी का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 12 ये था b बराबर डी माइनस ए, यानी डी में डी का मान, इसमें से a घटा देंगे, दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। b बराबर आ जाएगा, लघुत्तम क्या आएंगे? आई के माइनस k1। जो इन लघुत्तम लेंगे तो इसे हम सरल कर लेंगे, 2ik माइनस आई के प्लस k1 आ जाएगा। अतः आपतित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करेंगे जे इन। आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र होता है डी साई 1 बटा डी एक्स स्टार और डी साई इंटू आई एच कट बटा एम। ये आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का सूत्र होता है जे इन। नया सूत्र है, इसे नोट करके रखना। इसमें देखिए आई एच कट बटा एम को पहले लिख लेंगे, आई एच कट बटा एम को पहले लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट में इसका अवकलन करेंगे, साई का मान रख देंगे और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, हमें ये प्राप्त होंगे। और ये दोनों राशियाँ एक जैसी से कैंसिल हो जाएगी। हमें प्राप्त होगा h कट k बटा m मापांक a का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 16a। इसी प्रकार हम प्रावर्तित आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के बाद प्रावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करेंगे। प्रावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करने का ये सूत्र है। इसी प्रकार ये लगा देंगे, यहाँ पर प्रावर्तित भाग रखना है। ऊपर वाले में आपतित भाग रखे थे, यहाँ पर प्रावर्तित भाग रखेंगे। प्रावर्तित भाग कौन सा है? बी। प्रावर्तित भाग जो ही हम रखेंगे इसका मान रख देंगे बी स्टार ई की पावर आई के एक्स बी ई की घात माइनस आई के एक्स। जो ही इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक जैसी राशि से एक जैसी राशि कैंसिल हो जाएगी, ई से ई की पावर कैंसिल हो जाएगी, दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। हमें प्राप्त होगा माइनस एच कट के बटा एम मापांक ए स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया? इस आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा बराबर होता है -1, आयोटा इंटू आयोटा बराबर होता है -1। ये हमने कौन सी कक्षा में पढ़ा था? कक्षा 11 में पढ़ा था। माइनस एच कट के बटा एम मापांक ए का स्क्वायर। आगे देखिए परावर्तन गुणांक का मान, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व एच कट के मापांक ए स्क्वायर। अब जे टी आर ए परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व साई सेकंड। जो ही साई सेकंड का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आई एच कट बटा एम को हम बाहर रख लेंगे। इसमें रियल पार्ट लेना है, यानी जिसमें आयोटा ना हो, बाकी का सापेक्ष अवकलन कर देंगे गुणा में ये। इसका अवकलन कौन सी विधि से करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड से, पहला वैसे वैसे इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसे वैसे इंटू पहले का अवकलन। उपरोक्त समीकरण में RHS में ब्रैकेट में केवल काल्पनिक भाग उपस्थित है जिसका वास्तविक मान क्या होगा? 0। हमें केवल रियल पार्ट लेना है, लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट हमें मिल नहीं रहा है। रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आयोटा ना हो। इस पार्ट में पूरी की पूरी समीकरण में पूरी की पूरी जगह आयोटा है, यानी इस पूरी की पूरी ब्रैकेट में काल्पनिक भाग है। हमें केवल रियल पार्ट ही लेना है। रियल पार्ट लेंगे, इसका मतलब रियल पार्ट है नहीं, इसका मतलब रियल पार्ट हम लेंगे 0। रियल पार्ट कितना है? 0। अतः परावर्तन गुणांक निकालेंगे। परावर्तन गुणांक कैसे निकालेंगे? R बराबर जे बटा जे इन, यानी आपतित
परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व बटा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है। एच कट के बटा एम मापांक ए स्क्वायर, जे रिफ्लेक्शन का मान, जे इंसिडेंट का मान, एच कट के बटा एम मापांक ए स्क्वायर, एच कट के बटा एम से एच कट के बटा एम कैंसिल, ए बटा बी मापांक ए से मापांक ए स्क्वायर कैंसिल, बराबर आएगा 1। अपवर्तन गुणांक टी का मान, पहले हमने सूत्र पहले केस फर्स्ट में हमने लिखा था, अपवर्तन गुणांक का सूत्र होता है टी बराबर जे टी आर ए बटा जे इंसिडेंट, बराबर जे टी आर ए का मान 0 है बटा कुछ भी लिखो उत्तर आएंगे 0। आर का मान यहाँ पर क्या है 0, टी का मान है 1, 0 + 1 बराबर होता है 1। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ से यहाँ पर समाप्त होती है विभव सीडी। विभव सीडी के बाद अगर आगे हम अध्ययन करेंगे आयताकार विभव सीडी। आयताकार विभव सीडी इस प्रकार की है, इस प्रकार बनाई जाती है आयताकार विभव सीडी। आयताकार विभव सीडी में ए बी सी डी और ई 5 भाग होते हैं। इसमें भी वही 2 स्थिति होंगी। ऊपर वाली हमने विभव सीडी पढ़ी थी और यह है आयताकार विभव सीडी। इसमें भी ऊंचाई का मान निश्चित होगा और 5 भाग कौन कौन से हैं देखिए, आपतित, बी परावर्तित, सी आपतित, डी परावर्तित और ई पारगमन। यह x बराबर 0 है, ये x बराबर a है और आयताकार विभव सीडी की ऊंचाई v0 है और ये ऊर्जा है। इसमें भी वही 2 स्थितियां होगी, E इज ग्रेटर देन v0 और E इज लेस देन v0। अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, E इज ग्रेटर देन v0 है, यदि कण की ऊर्जा आयताकार विभव सीडी से अधिक हो तो श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होगी। अब तो श्रोडिंगर समीकरण हमें याद हो गई है, d2 साई बटा dx स्क्वायर प्लस 2m बटा h कट स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई बराबर 0। देखिए यहाँ पर हम विभव को कैसे परिभाषित करेंगे, v का मान 0 और v का मान v0 कहाँ है। v का मान 0 कहाँ है, जब x का मान 0 से बड़ा है और a से b क्या है बड़ा है। जब x का मान 0 से बड़ा और a से बड़ा है। v का मान v0 कहाँ है, ऐसे हमने आयताकार विभव सीडी बनाई थी। यहाँ पर विभव का मान 0 है, यहाँ पर विभव का मान v0 है, यहाँ पर विभव का मान 0 है। ये था x बराबर 0, ये था x बराबर a। देखिए v बराबर v0, विभव का मान v0 कहाँ है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र को हम x के रूप में कैसे परिभाषित करते हैं कि x का मान a से कम है और 0 से बड़ा है, यानी a इज ग्रेटर देन x, यानी x का मान a से बड़ा और 0 से भी बड़ा। अतः क्षेत्र फर्स्ट में इसमें 3 क्षेत्र हो गए, क्षेत्र फर्स्ट, क्षेत्र सेकंड और क्षेत्र थर्ड। 3 क्षेत्र कौन कौन से हुए, एक बार दोबारा चित्र में ध्यान से देखें। 3 ये हमारी आयताकार विभव सीडी थी, ये पहला क्षेत्र है, ये क्षेत्र दूसरा है, ये तीसरा क्षेत्र है। पहले क्षेत्र में देखिए विभव का मान कितना है 0, तो विभव का मान 0 रख दिए और तरंग फलन की जगह साई1 रख दीजिए। दूसरे क्षेत्र में विभव का मान v0 है, तरंग फलन का मान साई सेकंड है। तीसरे क्षेत्र में विभव का मान 0 है और तरंग फलन का मान साई थर्ड है। आइए श्रोडिंगर समीकरण को हम हल कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं -k² साई1। यहाँ k² का मान क्या है 2me बटा h कट स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्र फर्स्ट के बाद क्षेत्र थर्ड में लगाएंगे। क्षेत्र सेकंड में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्षेत्र सेकंड में विभव का मान v0 है और क्षेत्र सेकंड में 2 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति बनेगी E इज ग्रेटर देन v0, E इज लेस देन v0, इसलिए हमने पहले ही क्षेत्र थर्ड में लगाएंगे। ये ऐसा करने से आसान हो जाएगा पूरा डेरिवेशन हल करने में। बाकी कोई नियम नहीं है क्षेत्र फर्स्ट के बाद क्षेत्र सेकंड आना चाहिए, कोई ऐसा नियम नहीं है, क्षेत्र सेकंड भी हम लिख सकते हैं। देखिए क्षेत्र थर्ड में, देखिए क्षेत्र थर्ड में विभव का मान कितना है 0 है, तो विभव का मान 0 रख दिया, साई की जगह साई थर्ड रख दिया और इसका मान हो गया k²। अब देखिए क्षेत्र सेकंड में, क्षेत्र सेकंड में साई का मान साई सेकंड है और विभव का मान v0 है और हम जानते हैं हमने E इज ग्रेटर देन v0 केस फर्स्ट लिया है, इसलिए E माइनस वी डॉट किया है और तो E माइनस वी डॉट एक धनात्मक राशि होगी, इज ग्रेटर देन 0। इसे हम मान लेते हैं -k1² और k1² का मान क्या आएगा 2me माइनस वी डॉट बटा h कट स्क्वायर। यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। इसके हल क्या होंगे साई1 बराबर a e की घात i kx
प्लस बी ई की घात माइनस आई के एक्स, इक्वेशन नंबर 8। इसी प्रकार साई सेकंड का हम मान लेंगे सी ई की घात आई के वन एक्स प्लस डी ई की घात माइनस आई के वन एक्स, और साई थर्ड में हल मान लेंगे ई की घात आई के एक्स। यहाँ पर एफ नहीं आएगा क्योंकि ई लास्ट में पारगमन था, यानी आपतित नहीं थी। तीसरे भाग में केवल प्रकाश किरण या केवल आपतित किरण वो पारगमित हो रही थी, आपतित नहीं हो रही थी। आज हमने पहले विभव सीडी पढ़ी थी, उसके बाद हमने आयताकार विभव सीडी को पढ़ा है। आयताकार विभव सीडी को इसके बाद में आगे से हम कल पढ़ेंगे। हमने परिसीमा प्रतिबंध तक पढ़ा है आयताकार विभव सीडी को। आज के लिए सभी विद्यार्थियों को इतना ही। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।